Hello students, a very warm welcome to all of you in this video of Mizo Study video classes. So today we are going to start thermal equilibrium. क्या होता है, टॉपिक क्या है ये? Actually we are going to start thermodynamics. Fine. Actually till now we discussed so many things associated with the heat and temperature and then associated topics. Now actually we were trying to prepare a foundation so that we can start constructing a building of the ideas associated with thermodynamics. ठीक है, तो आज इस वीडियो में एटलीस्ट मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये हमारा एक एक्चुअल टॉपिक है जो कि हमें कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से समझना चाहिए. ठीक है, और इस पर्टिकुलर पूरा एक चैप्टर आप अगर समझ लो इसको, तो मिनिमम 3 क्वेश्चंस मुझे इससे मिलते हैं. और अगर आप जेई के लिए तैयार कर रहे हो तो जेई एडवांस में जो है आपको अराउंड 2 to 3 क्वेश्चंस. ठीक है, तो अगर मुझे सिलेक्टिव होके तैयारी करने का ऑप्शन है, वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मुझे ये नहीं करना है कि मैं इतने नंबर लाऊंगा. सबसे पहले मुझे इंश्योर करना है कि आई विल बी इन द सिलेक्टेड लॉट. ठीक है, तो उतना मुझे मार्क्स इंश्योर कर लेना है. आफ्टर दैट फिर मैं अपने आप को अपग्रेड करूं. कहीं ऐसा ना हो कि आई एम नॉट इवन इन द कैटेगरी ऑफ क्वालिफाइड पीपल. नहीं, तो हमें पहले सिलेक्टिव अपने आप को पूरा तैयार करके एक ये चीज बेंचमार्क फिक्स कर देना है कि एनीथिंग मे हैपन, बट मैं तो क्वालिफाई करूंगा ही करूंगा. ठीक, तो ये उसी डायरेक्शन में एक स्टेप है टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन. फाइन, तो हम लोग ये थर्मोडायनेमिक्स जो पूरी एक समझना चाहिए, एक पूरी इंटायर यूनिट है आपके कोर्स में, उसे बहुत अच्छे से एनालाइज करेंगे. ठीक, चलिए बात करते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम में. अच्छा, तो थर्मोडायनामिक्स है क्या? थर्मोडायनामिक्स, देखिए अगर आप देखो तो ये कहीं ना कहीं मुझे फील हो रहा है कि ये 2 टर्म मिलके बने हैं. मैं एक रेड कलर की चौक से अंडरलाइन कर देता हूं. एक तो है भाई थर्मो, ठीक, और दूसरा है डायनामिक्स. तो थर्मो का तो मतलब हो गया एसोसिएटेड विद व्हाट? एसोसिएटेड विद समहाउ टेम्परेचर एंड हीट. और डायनामिक्स का मतलब है चेंजेस. ठीक, तो इसका जो कहना चाहिए एक मीनिंग हुआ वो ये हुआ कि हीट और मैकेनिकल एनर्जी कैसे एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई है. मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल, MECHA, मैकेनिकल वर्क. कैसे भाई? चलिए, आप लोग बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, ठीक, क्या होता है, फ्यूल बर्न किया हमने, इंजन का टेम्परेचर 110 तक पहुंचता है, फ्यूल बर्न हुआ, एंड बिकॉज ऑफ दैट हीट एनर्जी जो जनरेट हुई, प्रेशर बढ़ा और पिस्टन बाहर आया क्रैंक में. उससे क्या हुआ, एक शाफ्ट कनेक्टेड है, उसने व्हील को घुमाया. तो आपका एक तरफ तो देखिए थर्मल एनर्जी है, केमिकल भी है, पेट्रोल का जलना, कई सारे कॉन्सेप्ट उसमें एसोसिएटेड हैं, बट जो हमें विजुलाइज कर हो सकता है वो ये कि वो पिस्टन जब बाहर आ रहा है, क्रैंक उसके साथ जुड़ी हुई है, वो मूव कर रही है, रोटेट कर रही है, एंड देन द व्हील इज मूविंग. ठीक, तो इस तरीके से अगर हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क. अच्छा, थर्मोडायनेमिक्स जो है ना वो किसी सिस्टम के माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर को डिफाइन करती है. ठीक है, लेट्स से आई हैव दिस ऑरेंज कलर चॉक होल्डर. मैं इसको गर्म करना शुरू कर दूं, मेल्ट करने लगेगा, तो सब कुछ कहाँ हो रहा है? सब कुछ सब एटॉमिक लेवल पे हो रहा है. ठीक है ना, मतलब एटम मॉलिक्यूल जो हैं वो इससे अफेक्ट हो रहे हैं. सब एटॉमिक तो ब्रेकिंग आप बहुत ज़्यादा हीटअप करोगे तो होगी ही होगी. सो हियर यू कैन से 1.1 point. It deals with
इंटरनल, इट डील्स विद इंटरनल माइक्रोस्कोपिक, ध्यान रखिएगा भाई, एक होता है मैक्रो, एक होता है माइक्रो, ठीक है। माइक्रो वो जो हमें दिखाई न दे नेकेड आइज से, इंटरनल माइक्रोस्कोपिक स्टेट ऑफ बॉडी, स्टेट ऑफ बॉडी, ठीक है। तो ये तो था एक कहना चाहिए परिचय, इंट्रोडक्शन, कि हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं। फाइन। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं अपने इस एक्चुअल टॉपिक के ऊपर, जिसकी मैंने हेडिंग आपको मेंशन की है, क्या? थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक, चलिए इसको लिखा रहने देते हैं अभी फिलहाल, बाद में फिर देखा जाएगा। तो मैं इसका एक रेफरेंस लेता हूं, क्योंकि अगर सीधे मैं इसी को बताना शुरू कर दूंगा आप लोगों के लिए शायद थोड़ा विजुलाइज करना मुश्किल होगा। तो एक रेफरेंस मैं लेता हूं मैकेनिक्स से। अभी थोड़े दिनों पहले आप लोगों ने मैकेनिक्स रिवाइज करके फिनिश की होगी, उसमें आपने रोटेशनल मोशन, लॉज ऑफ मोशन, फ्री बॉडी डायग्राम, फ्रिक्शन, बहुत सारी चीजें रिवाइज करी। तो हम लोग जरा मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू करते हैं, क्योंकि वो हमें कॉन्सेप्ट्स काफी क्लियर हैं। देखिए, मैं यहां पे बात कर रहा हूं, इसको हेडिंग का नाम देते हैं, ठीक है, फिर कोरिलेट करते हैं चीजों को, ज्यादा मजा आएगा। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हेडिंग तो टीचर ने डाली थर्मल इक्विलिब्रियम, जंप कर गए मैकेनिकल इक्विलिब्रियम पे। तो भाई मैं एक रेफरेंस आपको समझाना चाहता हूं, ठीक है। अब देखिए, दोनों हेडिंग साइड बाय साइड दिख रही हैं मुझे, ठीक, सिर्फ ये टर्म मेरा डिफरेंट है, यहां पे थर्मल है, यहां पे मेरे को मैकेनिकल है। चलिए पहले जरा इसकी बात करते हैं, इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करते हैं। मान लीजिए ये एक डस्टर है मेरे पास, हमेशा डस्टर ही रहता है एग्जाम्पल में, और इसके ऊपर मैं एक फोर्स इधर से लगाऊं, मेरे साथ जो टेक्नीशियन हैं वो इस रूम में, वो एक फोर्स इधर से लगाएं, एक और जो टेक्नीशियन है वो एक फोर्स इधर से लगाएं, और कोई इधर से लगाए, मतलब 4 फोर्सेस इससे लग रहे हों इसके ऊपर, 1 2 3 4, ठीक, और सभी लोगों के फोर्स इक्वल हो मैग्नीट्यूड में। तो क्या ये डस्टर कहीं मूव करेगा? नो, एवरीवन इज अप्लाइंग फोर्स, बट नेट फोर्स जो है वो 0 है। और आपको याद होगा कि लॉज ऑफ मोशन में वी स्टार्टेड द डिस्कशन विद दिस अप्रोच दैट द प्रेजेंस ऑफ इन इक्विलिब्रियम इज एसेंशियल, मतलब एक अनइक्वल फोर्स जरूरी है। अच्छा, अब मान लीजिए टेक्नीशियन नंबर 1 टेक्नीशियन आई एंड अनदर पर्सन, फाइन। अगर इसमें से कोई भी एक अपने फोर्स को कम कर दे तो ये चल पड़ेगा किसी डायरेक्शन में। तो मैं क्या बोलूं इसको? F1, F2, F3, F4 एक्टिंग, but net force is 0, therefore the body is remain in rest or in equilibrium, ठीक। पहली पॉइंट, if on a body F net मैं लिख रहा हूं भाई, ध्यान दीजिएगा, is equal to 0, then if on a body F net is equal to 0, then it's equilibrium situation, ठीक है। आप बोलोगे कि सर ये तो लॉज ऑफ मोशन के साथ एसोसिएट कर दिया, आपने बोला था कि एक्चुअल जो मैकेनिक्स है वो रोटेशनल मोशन में है, तो उसमें फिर हम कैसे डिफाइन करेंगे कि वो इक्विलिब्रियम में है? चलिए उसको भी देख लेते हैं। इफ नेट टॉर्क is 0, then case of equilibrium, ठीक। तो कुल मिला के मैकेनिक्स में हमने इक्विलिब्रियम ये समझा कि अगर नेट फोर्स नहीं है, 0 है, नहीं होने का मतलब ये नहीं कि इंडिविजुअल फोर्सेस नहीं है, दे मे बी, दे मे नॉट बी, बट इफ नेट फोर्स इज 0, बॉडी वहीं की वहीं रहनी, ये इक्विलिब्रियम है। उसी तरीके से रोटेशन के केस में अगर नेट टॉर्क 0 है तो भी इक्विलिब्रियम है, ठीक है। अब इसको थर्मोडायनेमिक्स में मुझे ट्रांसलेट करना है, ठीक।
तो भाई ये गैस के ऊपर मैं ऐसे कोई फोर्स तो लगा नहीं सकता हूं कि मैंने ये कमरे में हवा थी, मैंने पकड़ा और इसको कुछ करना शुरू कर दिया, नॉट पॉसिबल। उसी तरीके से मैं यहां पे जो प्रेजेंट है गैस, उसके साथ कोई टॉर्क वगैरह का कॉन्सेप्ट भी नहीं कर सकता हूं, ठीक है। तो कैसे इक्विलिब्रियम में रहेगा? तो सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स में इक्विलिब्रियम समझने के लिए मुझे 2-3 सिंपल कॉन्सेप्ट्स डिफाइन करने पड़ेंगे और उनको समझने के बाद फिर हम लोग चलेंगे फॉर द डिस्कशन ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। तो अब आपके मन में अगर ये कॉन्सेप्ट रह जाएगा, ठीक है ना, आप थोड़ा सा इसको रियलाइज करोगे, तो जब अब मैं थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करूंगा तो आप इजीली कंपेयर कर सकोगे, ठीक। और जब कुछ कंफ्यूजन हो तो ऐसे सोचिएगा कि मैं इस रूम में आपका वीडियो बना रहा हूं, यहां पे एयर है, फाइन, बस इतना ही ध्यान रखिएगा। तो थर्मल इक्विलिब्रियम जो है, तो अगर मैं ये कहूं कि थर्मल इक्विलिब्रियम इज नॉट एनी वे एसोसिएटेड विद फोर्स और टॉर्क, तो आप कहोगे हां ठीक है, नहीं हो सकता। सो अगेन आई एम रिपीटिंग रादर देन राइटिंग डाउन, इन थर्मल इक्विलिब्रियम फोर्स और टॉर्क इज समथिंग इन दैट रेफरेंस वी कैन नॉट टॉक। तो भाई हम किस रेफरेंस में बात करेंगे? आइए, सबसे पहले थर्मल इक्विलिब्रियम समझने के लिए मैं एक सिस्टम बनाऊंगा, ठीक है, और उस सिस्टम को एनालाइज करके आई विल एक्सप्लेन यू, आई विल एनालाइज व्हाट एग्जैक्टली थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन इज। चलिए, जब भी थर्मोडायनेमिक्स में आप सिस्टम की बात करिए तो आपके मन में आना चाहिए आइडियल गैस इन अ सिलेंडर, ठीक, आइडियल गैस इन अ सिलेंडर। सबसे पहले आपके मन में यह ख्याल आना है, कभी कभी नहीं आना है ख्याल, हमेशा यह ख्याल आना है, ठीक। आइडियल गैस इन अ सिलेंडर, अच्छा सिलेंडर कैसा है वो? तो भाई ये हमारा जो एलपीजी सिलेंडर होता है ना, उससे ये सिलेंडर थोड़ा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? तो इस सिलेंडर में एक पिस्टन लगा हुआ है, वही ऑटोमोबाइल में जो इंजन में पिस्टन लगा रहता है। और बच्चों ये पिस्टन जो है ना, ये इस तरीके से आप इसको चला सकते हो, अप डाउन आप इसको कर सकते हो। तो ये पिस्टन भाई यहाँ पे मान लीजिए मैं लोड रख दूं तो पिस्टन नीचे आ जाएगा, मैं लोड हटा दूं, पिस्टन को पकड़ के ऊपर कर दूं, तो आपका ये हो गया आइडियल गैस इन अ सिलेंडर एंड दैट सिलेंडर विद पिस्टन, ठीक। अब देखिए यहां पे 3 चीजें तो मुझे साफ दिख रही हैं। एक तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम है, बिना किसी इमेजिनेशन के आपको साफ दिख रहा है। अगर पिस्टन ऊपर चला जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, अगर पिस्टन नीचे आ जाएगा तो वॉल्यूम घट जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इस सिलेंडर के अंदर अगर गैस है तो उसका एक प्रेशर भी होना चाहिए। आइडियल गैस अगर है, आप देखो ना, वो जब आपका नया एलपीजी सिलेंडर आता है, नाउ दे आर प्रोवाइडिंग गैस टू द हाउसेस बाय यूजिंग पाइप गैस लाइन, बट आज भी बहुत सारी जगहों पे सिलेंडर यूज होता है। तो अगर सिलेंडर नया है, डोंट डू दिस बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, तो सिलेंडर अगर नया है और आप उसकी नॉब को ओपन करते हो तो बहुत तेजी के साथ में गैस बाहर आती है विद अ स्मेल, वो स्मेल ऐड की जाती है फॉर सेफ्टी रीजंस। लेकिन जैसे जैसे सिलेंडर खाली हो जाता है, फिर आप उसको अगर पुश करते हो नॉब को, तो शायद गैस बाहर भी नहीं आती। तो मतलब क्या हुआ, इसके अंदर अगर गैस है तो गैस का प्रेशर भी होगा। तो चलिए 2 पैरामीटर तो मैंने बिना सोचे ही कह दिए कि एक तो V होगा, दूसरा P होगा, ठीक। अब एक पैरामीटर और होगा, वो कौन सा होगा? ऐसे सोचिए, रूम टेम्परेचर पे अगर ये सिलेंडर रखा है तो इसके गैस मॉलिक्यूल्स की कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। अब एक जरा थॉट एक्सपेरिमेंट सोचते हैं, इसको सिर्फ सोचना है भाई, डेंजरस, करना कुछ नहीं है। कुछ ऐसा हो जाए कि इसके आसपास बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए, फाइन, तो क्या होगा? ब्लास्ट। इंडस्ट्रियल यूनिट्स में इस टाइप के एक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है। तो किससे एसोसिएटेड हुआ? टेम्परेचर से। अगर टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो ये सिलेंडर अनसेफ हो रहा है। इसका मतलब है कि टेम्परेचर भी इस आइडियल गैस सिलेंडर पिस्टन सिस्टम के लिए एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। ओके, तो तीसरा पैरामीटर मेरा आ गया T।
तो अब जब हम थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो हम या तो मिस्टर वी को कंसीडर करेंगे या पी को या टी को या दो को या तीनों को, मतलब यही लोग हमारे को जो है सारी बात बताएंगे, ये 3 पर्सन जो है मेरे साथ, ठीक। फोर्स टॉर्क जो रोल प्ले कर रहा था मैकेनिक्स में, वो रोल अब प्ले करेंगे ये 3 लोग। चलिए ये डिसाइड हो गया, ठीक। अब दूसरा कॉन्सेप्ट मुझे समझना है, मेरे पास में 2 तरीके की वॉल्स हैं थर्मोडायनेमिक्स में। इस सिलेंडर की वॉल्स 2 तरह से हो सकती हैं। पहली वॉल होती है, आप लोगों को यह नाम पता है, एडियाबेटिक वॉल। अभी मैं आपको कुछ भी सच ड्राइव नहीं करवा रहा हूं, कुछ समझा नहीं रहा हूं, मैं आपको सारी बेसिक बातें एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर ये सब चीजें आपको समझ आ गई, सो व्हेन वी स्टार्ट मूविंग फास्ट विद कॉन्सेप्ट्स, यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। तो एक तो है एडियाबेटिक वॉल, अभी बात करते हैं इसके बारे में क्या है ये, और दूसरी है डाईथर्मिक वॉल, ठीक है ना, डाईथर्मिक वॉल। ओके, तो एक सिलेंडर पिस्टन सिस्टम में सिलेंडर की वॉल्स एडियाबेटिक हो सकती हैं या डाईथर्मिक हो सकती हैं। एडियाबेटिक का कॉन्सेप्ट आपको पता है, हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, व्हेन नो हीट इज अलाउड टू गो इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द सिस्टम। डाईथर्मिक के बारे में बात करते हैं, मैं दोनों ही लिख दूंगा, डोंट वरी। आइए इधर आते हैं हम लोग। पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि ये एडियाबेटिक वॉल क्या बला है, ठीक है ना, क्या प्रॉब्लम है एडियाबेटिक वॉल। भाई इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी सिलेंडर की वॉल्स एडियाबेटिक हैं तो आउटसाइड से सिलेंडर के अंदर नो हीट इज अलाउड टू गो, एंड इफ some heat is present inside the cylinder, it will not able to come out, ठीक। so adiabatic wall अगर है, so it will say no exchange of heat energy। चलिए थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस को बड़ा कर देते हैं, नो एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, ठीक है भाई, सॉरी नॉट ए ओ, इंग्लिश मेरी थोड़ा सा वीक है, सराउंडिंग्स, ठीक। तो अगर ये सिचुएशन है तो जो भी गैस वर्कआउट करेगी वो उसको अपनी इंटरनल एनर्जी के कॉस्ट पे करना पड़ेगा, बाहर से उसे ना कोई एनर्जी मिलेगी और ना वो अपनी एक्सेस हीट एनर्जी बाहर दे सकती है, ठीक। आइए अब इसको रब करके जरा हम लोग बात करते हैं डाईथर्मिक वॉल की। दूसरा पॉइंट है, ओहो मैंने इसको रब कर दिया, चलिए कोई नहीं, डाईथर्मिक वॉल ये क्या है, इसे हम कंसीडर करते हैं कंडक्टिंग वॉल, कंडक्टिंग वॉल, ठीक। कंडक्टिंग वॉल का मतलब है कि अगर किसी सिलेंडर में जो वॉल्स हैं उसकी वो डाईथर्मिक हैं तो वो बाहर से हीट एनर्जी अंदर भी ला सकती हैं और अंदर की एक्सेस हीट एनर्जी बाहर भी जा सकती है। जरा इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं। ये जो स्टूडियो है ना, इसकी 4 वॉल हैं, ये हाइट पे है, मतलब ये कई फ्लोर ऊपर है, तो इसका जो ये आप कह सकते हो फ्लोर है, फर्स्ट जिसको बोलेंगे, वो किसी दूसरे फ्लोर का सीलिंग है, ऐसे ही मेरे ऊपर ये सीलिंग है। तो टोटल इसमें 1 2 3 4 5 6 वॉल्स हो गई, ठीक। अगर मैं कहता हूं कि द स्टूडियो इज एडियाबेटिक तो इसका मतलब ये हुआ कि बाहर अगर सनलाइट है तो वो सनलाइट अंदर नहीं आएगी, ठीक। और जो एयर कंडीशन लगा हुआ है, एयर कंडीशनिंग सिस्टम, वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा क्योंकि बाहर की हीट अंदर नहीं आएगी, या अंदर से कोई जो रेडिएशंस हैं वो बाहर लॉस्ट नहीं करेंगे क्योंकि कोई रिलेशन ही नहीं है, कोई एक्सचेंज नहीं।
लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि इस स्टूडियो की वॉल्स डाइथर्मिक है नेचर में, तो ये कंडक्टिंग हो गई। कंडक्टिंग हो गई तो बाहर अगर सनलाइट इंटेंस है तो वो गर्मी अंदर आएगी, और ऐसी सिचुएशन में जो एसी सिस्टम काम कर रहा है वो इफेक्टिव नहीं रहेगा, क्योंकि जितना भी हीट जनरेट होगा वो बाहर से बाहर से हीट है वो अंदर आएगी, तो अंदर जो भी कूलिंग होगी उसको इट विल ट्राई टू फिनिश। फाइन। सो ये 2 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। एक तो डाइथर्मिक वॉल, सिंपल इतना याद रखिए, डाइथर्मिक कंडक्टिंग। एडियाबेटिक वो तो मुझे पता है, नो एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी अलाउड। ठीक, चलिए ये 2 कॉन्सेप्ट हमने समझे। अभी भी मैंने आपको इक्विलिब्रियम समझाया ही नहीं। अभी तो मैंने आपको इक्विलिब्रियम समझने के लिए जो मुझे ABCD सीखनी है मैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, सिंपली मैं ये नहीं कह सकता हूं कि थर्मल इक्विलिब्रियम इज दिस डेफिनेशन। क्यों? क्योंकि भाई जब हमें बेहतर अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी तो व्हेन द न्यूमेरिकल्स विल कम इन पेपर्स सो विल नॉट एबल टू सॉल्व देम प्रॉपरली, क्योंकि आपको नहीं पता कि क्वेश्चन कहां से फ्रेम किया जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं इक्विलिब्रियम की, थर्मल इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि थर्मल इक्विलिब्रियम जो है वो मैं जब बात करूंगा तो मैं डेफिनेटली P, V और T के टर्म में बात करूंगा। ठीक, P, V और T के टर्म का मतलब क्या हुआ? चलिए मान लीजिए एक प्रोसेस इस तरीके से टेक प्लेस करती है कि उस प्रोसेस में वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर तीनों ही चीजें समय के साथ नहीं बदल रही हैं, तो ये प्रोसेस थर्मल इक्विलिब्रियम को शो करती है। ठीक है, देखिए कितना डिफरेंस है। नो फोर्स, नो टॉर्क। इफ नो चेंज in V, P and T। V पहले क्यों लिखा अभी बताता हूं। If no change in V, P and T with time in a सिस्टम। अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे ही थर्मोडायनेमिक्स में मैं सिस्टम की बात करूंगा तुरंत आपके मन में एक पिक्चर क्लिक करनी चाहिए, बत्ती जलनी चाहिए। आइडियल गैस इन अ सिलेंडर विद अ पिस्टन। सिस्टम का इतना मतलब है। ठीक, सो इफ नो चेंज इन V, P and T विद टाइम इन अ सिस्टम देन इट इज स्टेट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। टोटल एनर्जी नहीं, थर्मल इक्विलिब्रियम। अच्छा, अब आप सोचोगे कि ये पॉसिबल कैसे है? तो भाई आप ये कह सकते हो विद लाइटर नोड कि ना तो मैं पिस्टन को अप डाउन करूं ना मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो प्रेशर भी चेंज नहीं होगा। लेकिन तब ये डायनामिक्स कहां हुई? ये तो स्टैटिक्स हो गई। हमें कुछ करना भी है सिस्टम के साथ, लेकिन P, V और T चेंज ना करें। याद करिए बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। एक कहता था, चार्ल्स लॉ कहता था कि P कांस्टेंट है, बॉयल्स लॉ कहता था T कांस्टेंट है। तो इस टाइप से हमें कुछ इमेजिन करना पड़ेगा। आइए देखिए, मान लीजिए मेरे पास में एक सिस्टम है, डायग्राम यहां बनाता हूं मैं। ठीक, इस सिस्टम में ये आपका पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, लाइक दिस। अब मैं कह रहा हूं कि ना P चेंज करे, ना V चेंज करे, ना T चेंज हो। अच्छा, कैसे पॉसिबल है भाई? तो हम लोग क्या करते हैं, इस सिचुएशन को अचीव करने के लिए जो चेंजेस करते हैं वो इन्फिनिटेसिमली स्मॉल चेंजेस करते हैं। इन्फिनिटेसिमली स्मॉल का मतलब हो गया कि हमने पिस्टन को नीचे किया, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा नीचे किया। फिजिक्स में थोड़ा सा कुछ नहीं होता, फिजिक्स में एक वैल्यू होनी चाहिए। सो इन्फिनिटेसिमली स्मॉल अमाउंट हमने पिस्टन को डाउन किया तो V घट गया, लेकिन इन्फिनिटेसिमली स्मॉल घटा। ठीक, इसमें हीट जनरेट हुई। अब उस हीट जनरेशन के कारण प्रेशर चेंज करेगा,
तो वो ना हो इसके लिए इसकी वॉल्स को मैंने कंडक्टिंग कर दिया, डाइथर्मिक वॉल कर दिया, जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो जब डाइथर्मिक वॉल मैंने इसको कर दिया तो जो हीट एनर्जी अंदर जनरेट होगी वो बाहर चली गई, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, V इन्फिनिटिसिमली स्मॉल चेंज करेगा। तो जब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो P ऑलमोस्ट उतना ही रह जाना है। तो आप ये कहो, ये सोचो कि वी आर ट्राइंग टू अचीव दिस आइडियल कंडीशन बाय सम यू कैन से चेंजेस इन अ स्पेसिफिक मैनर्स इन अ सिस्टम। तो वो सिस्टम मेरा कहलाएगा थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन। ठीक है, अगर ये वॉल कंडक्टिंग ना हो तब प्रॉब्लम है, डाइथर्मिक वॉल ना हो प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? देन इन दैट कंडीशन व्हाट विल हैपन, हीट जनरेटेड इनसाइड विल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, सो व्हेन द टेम्परेचर विल इंक्रीज द प्रेशर विल इंक्रीज। फाइन। तो ये मैकेनिज्म है जो हम एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट्स के साथ कंसीडर करके चलते हैं। ओके, आइए अब हम लोग बात करते हैं एक लॉ की। क्यों सडनली लॉ पे? भाई हमें ये आइडिया तो हुआ कि थर्मल इक्विलिब्रियम की सिचुएशन क्या हुई कि P, V और T चेंज ना हो, और अगर हो भी तो हम कुछ ऐसा कर दें उसमें कि वो चेंज हमें विजिबल ना हो। इट्स लाइक दैट आई हैव 20 रुपीज इन माई पॉकेट, 10 रुपए गिर गए, लॉस हुआ, लेकिन किसी ने मुझे 10 रुपए दे दिए तो लॉस नहीं हुआ, तो सिचुएशन वैसे ही इंटैक्ट रही, रिमेन सेम रही। अब हम लोग बात करते हैं जीरोथ लॉ, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक, और ये जीरोथ लॉ है क्या? एक नाम मेंशन करता हूं, ईयर था 1931 और नाम है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई होप आई एम करेक्ट, R.H. फॉलर, ये नाम है साइंटिस्ट का। ठीक है, 1931 में R.H. फॉलर ने इस कॉन्सेप्ट को, इस फिनोमिना को ऑब्जर्व किया, एनालाइज किया। अच्छा, तो जीरोथ लॉ क्यों बोलते हैं? भाई ये जुड़ा हुआ है टेम्परेचर के साथ। ठीक, और टेम्परेचर जो है वो थर्मोडायनेमिक्स में फंडामेंटल क्वांटिटी है, बेसिक क्वांटिटी है। फाइन। सो दिस लॉ is associated with temperature। ठीक है, दिस लॉ इज एसोसिएटेड विद टेम्परेचर, एंड बिकॉज टेम्परेचर फंडामेंटल क्वांटिटी है तो भाई उसको नाम दिया गया जीरोथ लॉ, क्योंकि फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ ऑलरेडी पिक्चर में आ चुके थे। फर्स्ट लॉ उससे काफ़ी पहले से पता था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, और फिर सेकंड लॉ आया क्योंकि फर्स्ट लॉ में कई सारी डिस्क्रिपेंसीज थी, कुछ इश्यूज थे, प्रैक्टिकल जो सिचुएशंस होती हैं वो इनकॉर्पोरेटेड नहीं थी, तो ये लॉ आया उसके बाद। तो अब चूंकि ये फंडामेंटल चीज थी, दैट्स व्हाई इट हैज बीन प्लेस्ड अबव फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ। तो जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, ये आपके 3 लॉज हैं फिजिक्स में। क्या है, क्या लॉ कहता क्या है? आइए बात करते हैं। ये लॉ ये कहता है कि अगर 2 सिस्टम एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, ठीक, और इनमें से हर सिस्टम इंडिविजुअली किसी तीसरे सिस्टम के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो ये तीनों आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे। थोड़ा पिकुलियर चीज है ना, ऐसे सोचिए, मैं, मैथमेटिक्स फैकल्टी एंड द टेक्नीशियन, 3 लोग हैं, हम दोनों लोग इक्विलिब्रियम में हैं। ठीक, मैं इस टेक्नीशियन के साथ इक्विलिब्रियम में हूं और मैथ्स की फैकल्टी भी टेक्निकल पर्सन के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो हम तीनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होंगे। ये इस लॉ का बेसिक अप्रोच है। अब हम लोग इसको फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से समझने चलते हैं। ठीक, एक डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। एक मैंने ये सिलेंडर लिया, ठीक है, और इस सिलेंडर में एक ये वॉल मैंने बना दी, ओके, और एक बच्चों मैंने रेड कलर की वॉल बना दी। सिंबल ये है कि जो रेड है वो है एडियाबेटिक,
ध्यान दीजिएगा। और जो येलो है, ये वाला कलर, ये है कंडक्टिंग या डाइथर्मिक, कंडक्टिंग। ठीक, अब यहां पे एक गैस है जिसका नाम A है, यहां पे एक चैम्बर है जिसमें गैस है जिसका नाम B है। अच्छा, बहुत सारे लूप होल्स हैं इसमें, थोड़ा ध्यान रखिएगा, अभी तो बस शुरुआत ही हुई है। और यहां पे ये पूरा एक चैम्बर है जिसमें एक दूसरी गैस है, इसका नाम C है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं। चूंकि ये रेड वाली वॉल A और B के बीच में एडियाबेटिक है, तो मेरा पहला क्वेश्चन, क्या A और B एक दूसरे के साथ हीट का एक्सचेंज करेंगे? आई एम रिपीटिंग माई क्वेश्चन। क्या A और B will exchange any heat energy with each other? You will say no. Why? Because they are bifurcated, they are separated, वो दोनों अलग अलग हैं by means adiabatic wall। ठीक है जी। अच्छा, लेकिन ये जो येलो कलर की वॉल है ना, ये कंडक्टिंग वॉल है। ओके, कंडक्टिंग वॉल है तो इसका मतलब है कि A और C के बीच में बातचीत हो रही है, टेम्परेचर का आदान प्रदान हो रहा है, हीट एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। उसी तरीके से ये दोनों एक दूसरे को नहीं जान रहे हैं, बट B और C भी एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक, तो ये तीनों सिस्टम है ना थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और यही जीरोथ लॉ है जो ये कहता है इफ A एंड B आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, इफ A एंड C, B एंड C आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, देन दे ऑल विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। अब ये लॉ देख के आपको लग रहा होगा, अरे इसे तो मैं ही डिफाइन कर दूं और मेरा नाम यहां लिख दिया जाता RH फॉलोअर की जगह। ठीक है ना, इतना सिंपल है। बट आप टेक्निकलिटी देखो कि पहले आपको ये सिस्टम अश्यूम करने पड़ेंगे, और फिजिक्स में इफ यू आर गिविंग एनी रूल, एनी लॉ, एनी डिफिनेशन, यू हैव टू इंश्योर फ्रॉम योर साइड कि उसे आप प्रूव भी कर सको। आपको वो एक्सप्लेनेशन भी देना होगा कि इन्फिनिटेसिमली स्मॉल चेंजेस आर टेकिंग प्लेस। ठीक, तो ये था भाई हमारा जीरोथ लॉ का बेसिक आइडिया। ठीक, अच्छा, अब ये पिस्टन जो है ना, ये ऊपर नीचे होने लग गया, भले इन्फिनिटेसिमली स्मॉल हो रहा है, यहां पे भी हीट एक्सचेंज होना शुरू हो गया है। तो अब मुझे तीन टर्म्स के बारे में बात करनी चाहिए, और वो तीन टर्म क्या हैं वो मैं यहां पे लिख रहा हूं। अब सारी बातें धीरे धीरे इन्हीं सारे फैक्टर्स पे होंगी। पहला टर्म मुझे बात करनी है हीट पे, दूसरा टर्म मुझे बात करनी है इसी सिस्टम से एसोसिएटेड मैं कहूं इंटरनल एनर्जी की। पहले मुझे ये सब समझना है, इंटरनल एनर्जी। और तीसरा टर्म मुझे डिफाइन करना चाहिए वर्क। ठीक, तो कहना यह है कि वर्क, हीट और इंटरनल एनर्जी, पहले हम इन तीन को समझते हैं। तो मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि चलो भाई हीट के बारे में मुझे कुछ बताओ, तो आप सिंपली बोलना शुरू कर दोगे, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, heat flows from higher temperature to lower temperature. If we are providing heat energy to any object, then these changes will take place. तो ये तो क्लियर हो गया कि हीट एक फॉर्म है एनर्जी की, जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला ml²T-2 होगा एंड सो ऑन। ठीक, फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब आता है कि ये एक इंटरनल एनर्जी क्या चीज आ गई। ओके, तो इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट ये है, सॉरी, इंटरनल एनर्जी, इसका कॉन्सेप्ट क्या है भाई? एक गैस जो है, देखिए अब सारी बातें तो गैस और पिस्टन के टर्म में ही होंगी ना, तो जो गैस है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे इस रूम में गैस है, ठीक, जिसको मैं ब्रीथ कर रहा हूँ, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है एंड अदर गैसेस, तो ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या रुके हुए हैं? नहीं, रैंडम मोशन में हैं, उधर से भी टकरा रहे हैं, मेरे चेहरे पे भी हिट कर रहे हैं, एवरीवेयर
आप जिस रूम में इस वीडियो को देख रहे हो वहां भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये एक्चुअली इनके पास ये ताकत कहां से आ रही है, कैसे चल पा रहे हैं? कुछ तो एनर्जी का होगा ना इनका, अदरवाइज तो मॉलिक्यूल जहां है वहीं कमजोर सा बैठा रहेगा। If it is moving, then it is obviously moving at the cost of expense of some energy. तो जो मॉलिक्यूल में उसकी अपनी एक एनर्जी है जिसके कारण वो रैंडम मोशन में है, उसे हम लोग कहते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, और ये फंक्शन होती है टेम्परेचर का। ठीक, तो एनर्जी एसोसिएटेड विद molecule of the gas, ठीक, with molecule and temperature, temperature of gas। तो इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस की जो है भाई वो उसके इसका फंक्शन होती है टेम्परेचर का। अब मेरे पास में बचा टर्म इंटरनल एनर्जी, हो गया हीट, हो गया, बचा अब वर्क। तो वर्क क्या है, आइए वर्क को समझते हैं। इसके लिए हमें कई रिजल्ट्स ड्राइव करने पड़ेंगे, लेकिन पहले हम समझ तो लें वर्क कौन कर रहा है यहां पे। आइए इधर देखते हैं इस पिस्टन को हम लोग। मान लीजिए मैं यहां पर कुछ वेट रख दूं उठा के, ठीक, ऐसे करके, तो उसके कारण ये पिस्टन नीचे जाना शुरू करेगा। जब नीचे जाएगा तो इन वेट्स ने इस पिस्टन को डिस्प्लेस किया ना, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया। ओके, हमने पकड़ लिया डिस्प्लेसमेंट को। अभी क्या हुआ कि ये वेट है ना, तो ये एक फोर्स भी तो है, ये नीचे की तरफ चल रहा है, तो मेरे पास फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है। तो फोर्स का अगर मैं डिस्प्लेसमेंट के साथ में डॉट प्रोडक्ट ले लूंगा, सो इट इज गोइंग टू बी व्हाट, इट इज गोइंग टू बी वर्क डन बाय द गैस। तो अब मुझे लगता है कि एटलीस्ट इस वीडियो में, मैं इसको और ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा वीडियो को, जो बेसिक चीज़ें मैं आपको समझाना चाह रहा था वो मैंने सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करी हैं। ठीक, अब स्टोरी हमारी ऑब्वियसली थोड़ा आगे पेस पे चलेगी ऑन द बेसिस ऑफ दीज थिंग्स। फाइन, सो स्टूडेंट्स, वंस अगेन द सेम ओल्ड रिक्वेस्ट, घिसी पिटी बात, प्लीज कीप रिवाइजिंग। ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।